तो हम सब ने बचपन से लेकर आज तक घर के फर्नीचर से लेकर स्कूल के प्रोजेक्ट्स तक एक चीज तो पक्के से देखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिडिलाइट की। फेविकॉल, फेविक्विक, एम सील, ये नाम तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं करने वाले। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे इन आम से लगने वाले ब्रांड्स ने पिछले 50 सालों में चुपचाप एक विशाल वेल्थ क्रिएटिंग एम्पायर यानी संपत्ति बनाने वाला एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर एक साधारण सा गोंद या एडहेसिव बनाने वाला बिजनेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया। मतलब ऐसा क्या जादू था इस बिजनेस मॉडल में। सच कहें तो जैसे इनका प्रोडक्ट चीजों को मजबूती से जोड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही निवेशकों ने भी इस कंपनी के स्टॉक्स को कसकर पकड़ लिया। तो चलिए गहराई में चलकर समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत होती है 1969 में, जब कंपनी ने एडहेसिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स की दुनिया में कदम रखा। फिर आया 1993 का साल, जब इनकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुई। और सच पूछिए तो निवेशकों के लिए असली वेल्थ क्रिएशन का सफर यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन पिडिलाइट सिर्फ एक बोरिंग केमिकल कंपनी बनकर नहीं रही। 2002 याद है वो आइकॉनिक फेविकॉल बस वाला एड जिसे कांस में सिल्वर लायन अवार्ड मिला था, या फिर वो मशहूर विज्ञापन जिसमें एक हाथी भी लकड़ी का जोड़ नहीं तोड़ पाता। इन विज्ञापनों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे थे, वो एक अटूट भरोसा बेच रहे थे। और यही भरोसा उनकी असली ताकत बना। अगर हम इनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त यानी कम्पिटिटिव एडवांटेज को एक सिंपल से फॉर्मूले में रखें तो वो है एक शानदार प्रोडक्ट, बेहतरीन ब्रांडिंग और एकदम सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जरा सोचिए, जब भी लकड़ी चिपकाने की बात आती है तो सबसे पहला नाम क्या आता है दिमाग में? फेविकॉल, राइट? ये ब्रांड रिकॉल और कोने कोने तक पहुंचने वाला डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे हराना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन ये साम्राज्य सिर्फ फेविकॉल के दम पर इतना बड़ा नहीं हुआ। इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन की एकदम बेहतरीन रणनीति अपनाई। प्लम्बिंग लीक के लिए एम सील ले आए, वाटरप्रूफिंग के लिए डॉक्टर फिक्सिट और टाइल्स वगैरह के लिए रफ। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? अगर इकोनॉमी में कोई एक सेगमेंट थोड़ा धीमा भी बढ़ जाए ना, तो बाकी के सेगमेंट्स ग्रोथ को आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। एक परफेक्ट बैकअप प्लान। तो सफलता के इन 4 स्तंभों यानी इस सीक्रेट फॉर्मूले पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी कामयाबी के पीछे मुख्य रूप से 4 पिलर्स हैं। पहला, फेविकॉल और फेविक्विक जैसे मजबूत ब्रांड्स जो हमारे दिमाग में छप चुके हैं। दूसरा, इनका वो विशाल डिस्ट्रीब्यूशन जिससे प्रोडक्ट देश के छोटे से छोटे गांव तक पहुंचता है। तीसरा, लगातार कुछ नया करना यानी प्रोडक्ट इनोवेशन। और चौथा, जो इन्वेस्टर्स के लिए लिटरली सबसे ज्यादा अहम है, वो है प्राइसिंग पावर। देखिए, जब महंगाई बढ़ती है और कच्चा माल महंगा होता है तो ऐसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स अपनी कीमतें बढ़ाकर भी अपने मार्जिन्स बचा लेते हैं। और पिडिलाइट के पास ये प्राइसिंग पावर कूट कूट कर भरी है। चलिए अब इस थ्योरी के सबूत देखते हैं। 1 दशक की शानदार फाइनेंशियल ग्रोथ। अगर हम स्टैंड अलोन नंबर्स को कंपेयर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में सेल्स और अन्य आय करीब 5,409 करोड़ रुपए थी, जो 2025-26 तक आते आते सीधे 13,766 करोड़ रुपए हो गई। कमाल की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1,339 करोड़ से छलांग लगाकर 3,585 करोड़ पे पहुंच गया। और जो शुद्ध मुनाफा है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 774 करोड़ से बढ़कर 2,384 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब सिर्फ 1 दशक में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लगभग दोगुनी या तिगुनी हो गई। अब इन फिगर्स को 10 साल के CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के नजरिए से देखते हैं। सेल्स की ग्रोथ लगभग 10.9% रही, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11.6% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13.3% की दर से बढ़ा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रॉफिट बढ़ने की रफ्तार सेल्स बढ़ने की रफ्तार से भी ज्यादा तेज थी। और सच बताऊं तो एक सच्चे और मजबूत बिजनेस की कंपाउंडिंग की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, 30 सालों के रिटर्न्स का सफर। जी हाँ, सही सुना, 79,000%। हिस्टोरिकल एडजस्टेड प्राइस डेटा के हिसाब से 1996 से 2026 तक पिडिलाइट ने लगभग 24.9% CAGR के साथ ये होश उड़ा देने वाला रिटर्न दिया है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो शुरुआत में लगाए गए महज 10,000 रुपए आज लगभग 79 लाख रुपए बन चुके होते। बिल्कुल अनबिलीवेबल। लेकिन थोड़ा रोकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक भी है।
79,000% का आंकड़ा देखकर एक्साइटेड होना बहुत आसान है, लेकिन पुराने शेयर प्राइस को आज के प्राइस से सीधे कंपेयर करना थोड़ा मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि कच्चे या कहें रॉ स्टॉक प्राइसेस कभी भी पूरी कहानी बयान नहीं करते। इसका असली कारण है कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस। देखिए, 1996, 2000, 2010 और अभी हाल ही में 2025 में 1:1 का बोनस इशू दिया गया। इसके अलावा 2005 में फेस वैल्यू को 10 रुपए से 1 रुपए में सब डिवाइड भी किया गया था। इसीलिए सही रिटर्न्स निकालने के लिए हमेशा एडजस्टेड शेयर हिस्ट्री देखना जरूरी होता है, वरना कैलकुलेशन पूरी तरह गलत हो सकती है। एक और चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये कि वेल्थ क्रिएशन का मतलब सिर्फ शेयर का प्राइस बढ़ना नहीं होता, डिविडेंड्स भी इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट देखें तो कंपनी का डिविडेंड प्रति शेयर 16.5 रुपए था। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शेयर प्राइस का बढ़ना और रेगुलर डिविडेंड्स मिलना, ये दोनों मिलकर ही असली टोटल रिटर्न बनाते हैं। तो अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, एक रियलिटी चेक। अगर हम आज की सिचुएशन को एनालाइज करें तो तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ कंपनी की जबरदस्त ताकतें हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़े रिस्क भी मार्केट में मौजूद हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इसका हाई वैल्यूएशन। इसके साथ ही कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और कंपनी से मार्केट की बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीदें। सच में ये एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और यहीं पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा लेसन सामने आता है। एक अटल सत्य है कि एक बेहतरीन कंपनी और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हमेशा एक ही चीज नहीं होते। मतलब अगर दुनिया की सबसे शानदार कंपनी को भी बहुत महंगे वैल्यूएशन पर खरीद लिया जाए ना, तो हो सकता है आने वाले कई सालों तक अच्छे रिटर्न्स ना मिलें। कंपनी का अच्छा होना बेशक जरूरी है, लेकिन उसे खरीदने की कीमत भी उतनी ही या शायद उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इस चेकलिस्ट पर टिक लगाना बहुत जरूरी है। क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, मार्जिन्स और कैश फ्लो स्टेबल है, कैपिटल पर रिटर्न यानी ROCE और ROE कैसा चल रहा है, कंपनी पर कोई भारी कर्ज तो नहीं, और सबसे अहम उसका आज का वैल्यूएशन क्या है और मार्केट में उसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन कितनी मजबूत है। ये चेकलिस्ट किसी भी कंपनी के रिस्क को कम करने और उसका सटीक एनालिसिस करने के लिए एक अल्टीमेट टूल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के क्या सबक मिलते हैं हमें यहाँ से? वेल्थ क्रिएशन का अल्टीमेट इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है। सिर्फ एक बढ़िया कंपनी ढूंढ लेना ही काफी नहीं है। जब एक ग्रेट कंपनी एक सही वैल्यूएशन पर मिलती है और उसके साथ जुड़ता है एक लंबा धैर्य यानी पेशेंस, तब जाकर असली वेल्थ क्रिएशन होती है। ब्रांड की पावर और समझदारी भरे वैल्यूएशन का ये कॉम्बिनेशन ही शेयर बाजार में असली सफलता की चाबी है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को समझने के बाद पिडिलाइट का वो कौन सा एक ब्रांड लगता है जो कंपनी को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव मोट यानी सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक खाई देता है? क्या वो एवरग्रीन फेविकॉल है, चुटकियों में काम करने वाला फेविक्विक, एमसील या फिर डॉक्टर फिक्सिट? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।